हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बॉय होली। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको कुछ नए सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, कुछ नए वर्ड्स आपको कुछ सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है क्योंकि नए सेंटेंसेस नए वर्ड्स आपको आज देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वो लिखते जाइए। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आपकी वीडियो है टाइम पर आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला सेंटेंस हमारे पास है, मैं तुम्हारे घर पर नीचे खड़ा हूँ। ओके, तो आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूँ, डाउन मतलब नीचे, एट योर हाउस। ओके, आई एम स्टैंडिंग डाउन एट योर हाउस, मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ या घर पर नीचे खड़ा हूँ। ओके, सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, वही सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म, आगे ऑब्जेक्ट वगैरह। ओके, सब्जेक्ट आई, उसके बाद आई के साथ एम के साथ वर्ब के साथ आईएनजी। ओके, ठीक है, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है, 1 मिनट में आता हूँ। ओके, आई विल कम इन ए मिनट, आई विल कम इन ए मिनट। ओके, मैं 1 मिनट में आता हूँ। आपको यहाँ पे ये से कन्फ्यूज़ नहीं होना है, विल का यूज़ हो गया तो मैं 1 मिनट में आऊँगा, नहीं। कोई भी काम आप जस्ट करने वाले होते हैं फ्यूचर में, जिसके लिए आप बोलते हैं आता हूँ, करता हूँ, देखता हूँ, तो आप विल का यूज़ करते हैं। ओके, मैंने आपको लगभग सभी वीडियोज़ में ऐसा एक ना एक सेंटेंस मिल जाता है, इसके बारे में बताता हूँ मैं। ओके, जैसे कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, आई विल कॉल यू लेटर। ओके, इसी तरह आई विल कम इन ए मिनट। देखिए, अब नीचे जाने के बाद इससे एक सर इसके पूछते हैं, क्या ये तुम्हारा अपना घर है? आप कई बार पूछते हैं कि यह तुम्हारा ही घर है या तुम्हारा अपना खुद का घर है? तो इज इट योर ओन हाउस? ओन मतलब खुद का या अपना। ओके, तो इज इट योर ओन हाउस? क्या यह तुम्हारा खुद का घर है या अपना घर है? ओके, इज इट योर ओन कार? ये तुम्हारी खुद की कार है। ओके, इज इट योर ओन बाइक? ये तुम्हारी खुद की बाइक है। ओके, इस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ओके, नहीं सर, हम किराए पर रह रहे हैं। नो सर, वी आर डिसाइडिंग फॉर रेंट। देखिए, डिसाइड मतलब होता है निवास करना, रहना। ओके, तो वी आर रिसाइडिंग, हम रह रहे हैं, हम निवास कर रहे हैं, फॉर रेंट किराए पर। ओके, इस सेंटेंस से आप कई बार आपको सुनने को मिलता है इस तरह सेंटेंस। तो रिसाइड मतलब रहना, निवास करना, फॉर रेंट हो गया किराया। तो वी आर रिसाइडिंग फॉर रेंट, हम किराए पर रह रहे हैं। मेरे माता पिता को अपार्टमेंट संस्कृति में कोई दिलचस्पी नहीं है। माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, पेरेंट्स प्लूरल होता है, माई पेरेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन द अपार्टमेंट कल्चर। माई पेरेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड, मेरे जो माता पिता हैं उनकी दिलचस्पी नहीं है इन द अपार्टमेंट कल्चर, अपार्टमेंट संस्कृति में। ओके, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो भी अपने छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं अपार्टमेंट में होते हैं, खुद का घर होता है, उसकी अलग ही फीलिंग होती है, अलग ही बात होती है। बट ये भी कहना चाह रहा है कि अपार्टमेंट संस्कृति में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओके, तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कई बार आपने सुना हो कि मुझे तुम में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ओके, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। ओके, इंटरेस्टेड के आगे इन लगता है। ओके, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। ओके, इसलिए हमने OMR में नया घर बनाया है। सो वी हैव बिल्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, या है, ई है, ए है। ओके, ये चुका है, चुकी, चुके हैं। ओके, तो वी हैव बिल्ट, हमने बनाया है। बिल्ड की सेकंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म। बिल्ट मतलब निर्माण करना, बनाना। तो वी हैव बिल्ट, हमने बनाया है, ए न्यू हाउस इन OMR। OMR आई थिंक कोई जगह का नाम होगा। तो वी हैव बिल्ट, हमने बनाया है, ए न्यू हाउस इन OMR। ओके, अगले महीने उनकी 60वीं शादी सालगिरह है। नेक्स्ट मंथ इज़ देयर, देयर ये पेरेंट्स के लिए यूज़ हुआ है। ओके, नेक्स्ट मंथ इज़ देयर 16th, यहाँ पे TH और आएगा। ओके, तो वेडिंग एनिवर्सरी। नेक्स्ट मंथ इज मतलब है, देयर मतलब उनकी 60वीं सालगिरह है, 16th वेडिंग एनिवर्सरी। ओके,
तो उस दिन हमने गृह प्रवेश के साथ उन्हें सरप्राइज़ करने की योजना बनाई है। सो वी प्लान्ड हमने योजना बनाई टू सरप्राइज़। सरप्राइज़ मतलब होता है आश्चर्यचकित करना। ओके, सरप्राइज़ आप जानते हैं, सरप्राइज़ देते हैं किसी को। ओके, तो वी प्लान टू सरप्राइज़ देम उनके माता पिता के लिए जो है उनको, ऑन दैट डे उस दिन, विद हाउस वार्मिंग सेरेमनी। हाउस वार्मिंग सेरेमनी का मतलब होता है गृह प्रवेश, लिख लीजिए। ओके, हाउस वार्मिंग सेरेमनी मतलब गृह प्रवेश का जो समारोह होता है उसे बोलते हैं। ओके, तो वी प्लान टू सरप्राइज दैम ऑन दैट डे विद हाउस वार्मिंग सेरेमनी। उस दिन हमने गृह प्रवेश के साथ उन्हें सरप्राइज देने की योजना बनाई है। ओके, अच्छा, ये एक बड़ा वादा है। गुड, इट्स अ बिग कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब होता है वायदा या फिर प्रतिबद्धता, वचनबद्ध। ओके, तो अच्छा, इट्स अ बिग कमिटमेंट, एक अच्छा, यह एक बड़ा वायदा है, प्रतिबद्धता है या वचनबद्ध है। ओके, अब देखिए, इस दुनिया में हर किसी के पास कोई ना कोई समस्या है। एवरी वन इन दिस वर्ल्ड हैव एन इशू विद समथिंग। एवरी वन इन दिस वर्ल्ड पूरा सब्जेक्ट हो गया, उसके वर्ब हो गया हैव, मतलब पास है या रखता है। तो इस दुनिया में हर व्यक्ति रखता है एन इशू। इशू मतलब होता है मुद्दा या मसला, ठीक है, बट यहाँ पे अर्थ निकला इसका समस्या। ओके, तो मुद्दा है कोई ना कोई, एन इशू विद समथिंग, कोई ना कोई। ओके, किसी के साथ, कोई चीज़ के साथ। ओके, इट मीन्स कोई ना कोई समस्या। लिटरली अर्थ निकालोगे तो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो एवरी वन इन दिस वर्ल्ड हैव एन इशू विद समथिंग। इस दुनिया में हर किसी के पास कोई ना कोई समस्या है। ओके, यदि सब तुम्हारी तरफ बदला लेंगे तो दुनिया कब्रिस्तान बन जाएगी। द वर्ल्ड विल बिकम मतलब होना या बनना, तो वर्ल्ड बिकम बन जाएगी। ग्रेवयार्ड मतलब होता है कब्रिस्तान। ओके, लिख लीजिए, द वर्ल्ड विल बिकम ग्रेवयार्ड, दुनिया कब्रिस्तान बन जाएगी। इफ़ एवरीवन टेक्स रिवेंज लाइक यू, यदि हर व्यक्ति या हर कोई, टेक रिवेंज मतलब होता है बदला लेना, लाइक यू मतलब तुम्हारी जैसे या तुम्हारी तरह, ठीक है। तो यदि हर व्यक्ति तुम्हारी तरह बदला लेता है तो ये दुनिया कब्रिस्तान बन जाएगी। ये अर्थ निकलेगा इसका, या निकालो अर्थ, यदि हर कोई तुम्हारी तरह बदला लेगा तो दुनिया कब्रिस्तान बन जाएगी। द वर्ल्ड विल बिकम ग्रेवयार्ड इफ़ एवरी वन टेक्स रिवेंज लाइक यू। इसको आप इस तरह बोल सकते हैं, इफ़ एवरी वन टेक्स रिवेंज लाइक यू द वर्ल्ड विल बिकम ग्रेवयार्ड। ओके, तो आगे पीछे कर सकते हो इसको। गॉट इट? क्या तुम सोच रही हो कि मैं उनसे बदला ले रहा हूँ? आर यू थिंकिंग, थिंक मतलब सोचना। आर यू थिंकिंग, क्या तुम सोच रही हो? दैट कि आई एम टेकिंग रिवेंज ऑन देम। आई एम टेकिंग रिवेंज, टेक रिवेंज मतलब बदला लेना। तो आई एम टेकिंग रिवेंज, मैं बदला ले रहा हूँ। ऑन देम, उनसे। ओके, तो टेक रिवेंज के आगे आपको ऑन का यूज करना है, आगे समवन, ठीक है, कोई भी व्यक्ति। ठीक है, तो आई एम टेकिंग रिवेंज ऑन देम, मैं उनसे बदला ले रहा हूँ। आर यू थिंकिंग दैट आई एम टेकिंग रिवेंज ऑन देम? गॉट इट? अगर ऐसा होता तो मैं अगले ही दिन अपनी यात्रा के दौरान उन्हें मार देता। आई वुड हैव किल्ड दैम। देखिए, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कोई भी काम कर देता, ठीक है। तो इस तरह बोला इसने, आई वुड हैव किल्ड दैम, मैं उन्हें मार देता, ठीक है। मैं वहाँ पहुँच जाता, आई वुड हैव रीच देयर। ओके, मैं उनसे मिल लेता, आई वुड हैव मेट दैम, मैं उनसे मिल लेता। ओके, तो आई वुड हैव किल्ड दैम, मैं उन्हें मार देता द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, ठीक है। देखिए, द वेरी का मतलब होता है वही, जैसे कि द वेरी बॉय, ये यही लड़का है या वही लड़का है जिसने मुझे गाली दी थी। तो दिस इज़ द वेरी बॉय हु अब्यूज्ड मी, मुझे गाली दी। दिस इज़ द वेरी बॉय हु स्टोल माई की, जिसने मेरी चाबी चुराई थी, ठीक है। तो द वेरी बॉय समझ गए ना। द वेरी नेक्स्ट डे मतलब अगले ही दिन, ड्यूरिंग माई विजिट, मेरी यात्रा के दौरान। इफ़ दैट वॉज द केस, इफ़ दैट वॉज द केस मतलब यदि ऐसा ही बात थी या अगर ऐसा ही होता तो, मतलब दैट इज़ द केस मतलब होता है ऐसी ही बात है तो। ओके, बट यहाँ पे वॉज लग गया, तो इफ़ दैट वॉज द केस, अगर ऐसी बात होती तो।
ठीक है, तो अगर ऐसा ही होता तो मैं अगले ही दिन अपनी यात्रा के दौरान उन्हें मार देता। आई वुड हैव किल्ड देम द वेरी नेक्स्ट डे ड्यूरिंग माई विजिट इफ़ दैट वॉज द केस। तो यहाँ पर आपको सीखने को मिला इफ़ दैट इज़ द केस मतलब होता है अगर ऐसी ही बात है तो। इफ़ दैट इज़ द केस मतलब अगर ऐसी ही बात है तो, ऐसा ही मामला है तो। मैं इन अपराधियों को दंडित करने के लिए विभाग में शामिल हुआ हूँ। आई ज्वाइन्ड द डिपार्टमेंट, मैंने जो डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है। टू पनिश मतलब सज़ा देना, दंडित करना। दीज अफेंडर्स, इन अपराधियों को या मुजरिमों को। अफेंडर्स मतलब होता है अपराधी या मुजरिम। ओके, लिख लीजिए। आई ज्वाइन द डिपार्टमेंट, मैंने जो डिपार्टमेंट है पुलिस का डिपार्टमेंट है। ओके, तो आई ज्वाइन द डिपार्टमेंट टू पनिश, मैंने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है टू पनिश सज़ा देने के लिए या आप उसे दंडित करने के लिए। दीज अफेंडर्स, इन अपराधियों को। ओके, अच्छा सेंटेंस है। लेकिन विभाग अपराधियों का समर्थन करता है। बट द डिपार्टमेंट सपोर्ट्स द अफेंडर्स। बट द डिपार्टमेंट जो विभाग है, सपोर्ट्स मतलब समर्थन करना, या आप यहाँ पे मदद ले सकते हो। ओके, तो डिपार्टमेंट सपोर्ट्स द अफेंडर्स, लेकिन विभाग अपराधियों का समर्थन करता है या उनकी मदद करता है। बट द डिपार्टमेंट सपोर्ट्स द अफेंडर्स। गॉट इट। अगर यह जारी रहता है तो सिस्टम का क्या होगा। वॉट विल हैपन, देखिए वॉट विल हैपन मतलब क्या होगा टू द सिस्टम, सिस्टम का। सिस्टम मतलब व्यवस्था, तंत्र, और भी होता है प्रणाली। ओके, इफ़ दिस कंटिन्यूस। ओके, कंटिन्यू मतलब जारी रहना। इफ़ यदि, दिस कंटिन्यूस यह चलता रहता है, यह जारी रहता है तो। ओके, वॉट विल हैपन टू द सिस्टम, तो सिस्टम को क्या होगा, प्रणाली को क्या होगा, व्यवस्था को क्या होगा। इफ़ दिस कंटिन्यू, अगर ऐसा चलता रहता है तो। ओके, समझिए काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। अगर ऐसा ही चलता रहता है तो सिस्टम का क्या होगा। इफ़ दिस कंटिन्यूज व्हाट विल हैपन टू द सिस्टम, आप इस तरह बोल सकते हैं। ओके, यदि सभी अपराधियों के लिए सख्त सज़ा मौजूद है तो। इफ़ देयर एग्जिस्ट, देखिए एग्जिस्ट मतलब मौजूद है। ओके, लिख लीजिए, अच्छा वर्ड है। जैसे कि आपने सुना होगा कि भगवान एग्जिस्ट करता है। डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान एग्जिस्ट करता है, मतलब क्या भगवान मौजूद है। एग्जिस्ट मतलब मौजूद। तो इफ़ देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, एक सख्त सज़ा मौजूद है, किन के लिए, टू ऑल अफेंडर्स, सभी अपराधियों के लिए। ओके, तो यहाँ पे कहने का मतलब है इफ़ देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू ऑल अफेंडर्स, यदि सभी अपराधियों के लिए सख्त सज़ा मौजूद है, या आप इस तरह बोल सकते हो यदि सभी अपराधियों के लिए सख्त सज़ा होती है तो। ओके, वे अपराध करने से पहले फिर से सोचेंगे। ओके, अब देखिए सोचेंगे मतलब फ्यूचर का है। सब्जेक्ट ढूंढिए, दे, वे। ओके, उसके बाद लगाइए हेल्पिंग वर्ब विल। मैन वर्ब सोचना, थिंक, दे विल थिंक, वे सोचेंगे। अगेन मतलब पुनः, वापस से, फिर से। बिफोर कमिटिंग ए क्राइम, अपराध करने से पहले। दे विल थिंक अगेन बिफोर कमिटिंग ए क्राइम, अपराध करने से पहले वे फिर से सोचेंगे। ओके, वो डर पैदा होना चाहिए। दैट फियर मस्ट बी क्रिएटेड। ओके, दैट फियर मस्ट बी क्रिएटेड। अब देखिए सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। कैसे पता लगा। मॉडल्स प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, पैसिव वॉइस मतलब, पैसिव वॉइस का मतलब तो आप समझते हैं ना, कोई भी काम किसी के द्वारा किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पैसिव वॉइस। ओके, तो दैट फियर मस्ट बी क्रिएटेड, वो डर पैदा किया जाना चाहिए, इसका लिटरली अर्थ ये निकलता है। मस्ट लग गया तो ज़रूर किया जाना चाहिए, दैट फियर मस्ट बी क्रिएटेड। बट आप इसको इस तरह बोल सकते हैं, वो डर पैदा होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जो डर है खुद तो पैदा होगा नहीं, किसी के द्वारा पैदा किया जाता है। मैंने आपको बताया ना, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस है ही मतलब किसी के द्वारा कोई एक्शन किया जाता है, वही पैसिव वॉइस होता है। ओके, तो डर खुद तो पैदा होगा नहीं, किसी के द्वारा ही किया जाएगा, इसलिए सेंटेंस को बनाया पैसिव वॉइस में। दैट फियर मस्ट बी क्रिएटेड, वो डर पैदा होना चाहिए, ये इस तरह बोल सकते हैं, या वो डर पैदा किया जाना ही चाहिए। ओके, अब बताओ मैं उनका क्या करूँ। नाउ टेल मी,
नाउ टेल मी, बताओ मुझे, व्हाट शुड आई डू टू दैम, मैं उनका क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू टू दैम, मैं उनका क्या करूँ। या इसका अर्थ ये भी निकाल सकते हो आप, व्हाट शुड आई डू टू दैम का अर्थ ये भी निकालो, मुझे उनका क्या करना चाहिए। ओके, दैम यहाँ पे अफेंडर्स, अपराधियों के लिए यूज़ हुआ है। ओके, तो व्हाट शुड आई डू टू दैम, मुझे उनका क्या करना चाहिए। या आपने इस तरह सेंटेंस आप डेली में बोलते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप बोलिए व्हाट शुड आई डू। ओके, तो व्हाट शुड आई डू का मतलब दो होता है, मैं क्या करूँ या मुझे क्या करना चाहिए। ओके, उन सभी को मार दो, किल दैम ऑल, उन सभी को मार दो, ईजी है, किल दैम ऑल। ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही था। वीडियो छोटा था बट सेंटेंसेस वर्ड्स इम्पोर्टेंट थे। ओके, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।